कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। क्रांति हुई थी, लेकिन सभी ने यही सोचा कि ये क्रांति असफल रही और इस क्रांति से कुछ नहीं हमें हासिल हुआ। लेकिन क्या पता, कहते हैं 90 सालों के बाद इसी क्रांति का जो है बिगुल फिर से बजेगी और भारत आज़ाद होगा। कहते हैं कुछ जो कार्य किया जाता है उसका कहीं ना कहीं परिणाम देखने को मिल ही जाता है। बेशक 1857 क्रांति जो था सभी को ये विश्वास दिलाया कि ये असफल रही, लेकिन शायद अंग्रेज़ों को ये बात पता नहीं थी कि इस आंदोलन ने भारतीयों में राष्ट्रता की भावना विकसित कर दिया, यानी राष्ट्रवाद का जो है उनके मनों में विकास हुआ और उन्होंने हर एक बातों को गौर से देखा। जो व्यक्ति 1857 क्रांति से दूर थे अब उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागी, जो पढ़े लिखे थे अब उनमें जो है राष्ट्रवाद की भावना जगी और फिर जो होना था वो सबके समक्ष ही था कि भारत आज़ाद हो गया। कहते हैं भारत आज़ाद करने में 1857 क्रांति की महिमा को हम नहीं भूल सकते, लेकिन राष्ट्रवाद का उदय होना कई मानने में कहते हैं आज़ादी के लिए एक सूत्रपात्र था, क्योंकि जब तक लोगों में राष्ट्रवाद की भावना यानी देश के प्रति भावना नहीं जागेगा, देश कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इवन पुराने समय में हो चाहे आज के समय में हो, आज देखते ही हो आप लोग, आए दिन किसी न किसी बात पे लोग जो हैं लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। इनका कोई वास्तविकता अर्थ नहीं होता है। सिर्फ एक समुदाय के लिए, एक लोगों के भाषण के लिए, एक दूसरे के गलत ऊंच नीच दिखाने के चक्कर में हम देश को जो है जला रहे हैं, जो कि सही नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा उन लोगों के खिलाफ है जो ऐसे कार्य करते हैं। कहते हैं हम एक हैं, हमें मिलके रहना चाहिए। कुछ समस्या है तो उसको बैठ के सुलझाने की आवश्यकता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। कहते हैं दंगा फसाद करके अपने देश की संपत्ति को नष्ट करके हम देश को उसी कंडीशन में नहीं पहुंचा सकते जो पहले थी। हमें आगे बढ़ना है। हमारे से पीछे जो देश आज़ाद हुए थे आज हमसे आगे बढ़ गए हैं और वो इतनी बुलंदी में पहुंच गए हैं जिसका आज तुलना भी नहीं किया जा सकता। इवन कि जो विकसित अमेरिका है, अमेरिका भी पहले गुलाम था और आज देखिए सुपर पावर बन गया है। क्या इंडिया सदैव ही ऐसे ही अब विकसित देश ही कहलाएगा? क्या विकास कभी भी नहीं इसके छुएगा? दोस्तों, विकास तभी छुएगा जब राजनीतिक नेता एक हो जाएं। हम हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को छोड़ के हम राष्ट्रीय भावनाओं को लेकर चले। तो कहते हैं उस समय तो लोगों ने समझ लिया, पढ़े लिखे लोगों ने, इवन कि जो अनपढ़ थे उन्होंने भी समझ लिया, लेकिन आज तो हम आधुनिक में हैं, आधुनिकता में हैं, क्या हम समझ नहीं सकती? तो इसी के अंतर्गत हमारा आया है टॉपिक राष्ट्रवाद का उद्भव। आखिर राष्ट्रवाद का उद्भव, विकास कैसे हुआ? मैंने तो सारांश के रूप में आपको बताया, लेकिन हम वास्तविकता जाने कि आखिर हमारे सिलेबस के अंतर्गत है क्या। तो देखा जाए तो राष्ट्रवाद का उद्भव यूरोप के नव जागरण उत्साह में प्रतिबंधित हुआ। आपको पता ही होगा कि नव जागरण जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसने धर्मों के अंतर्गत थी, जहाँ पर पोप जो थे वो लोगों का शोषण कर रहे थे और उनको मनमर्जी जो है उनको डराया करते थे। तब जाके जो है नव जागरण वहाँ पर हुआ और उस नव जागरण ने लोगों को ये बात समझा दी कि हमें लड़ना नहीं है, हमें मिलके आगे बढ़ना है। और इसके कारण जो है यूरोप के नव जागरण ने हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों को भी जगाया और उन्होंने भी सोचा कि जब वो पढ़े लिखे लोग अपने देश की आज़ादी के लिए मरने मिटने को तैयार हो सकते हैं, तो क्या हम अपने देश की आज़ादी के लिए क्या अपनी प्राण की आहुति दे नहीं सकते? इसलिए नवजागरण जो था प्रतिबिंबित था हमारे देश के राष्ट्रवाद का उद्भव के लिए। जब धार्मिक प्रतिबंध मुक्त से राष्ट्रीय समानता की बढ़ावा दिया तो राष्ट्रवाद की यह अभिव्यक्ति फ्रांसिस क्रांति द्वारा आगे बढ़ी। इस राजनीतिक परिवर्तन के फलस्वरूप संप्रभुता राज्य के हाथों से फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में चली गई। आपको पता ही होगा फ्रांस की क्रांति जब अपने पीछे पढ़ा भी होगा
कि जो प्रभु सत्ता राजा के पास होती थी वो आम नागरिकों के हाथों में चला गया। राजा जिसके पास राष्ट्र का निर्माण करने और भाग्य तय करने की शक्ति थी, फ्रांसिस क्रांति द्वारा नारा उदारता, समानता और प्रभुता ने संपूर्ण संसार को प्रेरित किया कि अब जनता का ही राज होगा। अन्य कई आंदोलन जैसे अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति इत्यादि ने भी राष्ट्रवाद के विचारों को शक्ति दी, जिसके बारे में आप पहले ही अध्ययन 3 में हमने बता चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, जहाँ पर हमने फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति और जो है रूस की क्रांति, हम कई क्रांतियों, फ्रांस क्रांति, सभी क्रांतियों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा किए थे। और यहाँ भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव जो 1857 क्रांति के बाद 19वीं सदी में प्रकट हुई के बारे में जानिएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि 1857 क्रांति वो क्रांति थी जो 19वीं शताब्दी में प्रकट हुई और उसने कर दिखाया जो पीछे अधूरा रह गया था। अगला टॉपिक जो हमारे समक्ष आया है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। आखिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ? क्या राष्ट्रवाद अब की देन है? तो बहुत से प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमें जानना है। भारत के लिए राष्ट्रीय पहचान का बनना एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसका मूल प्राचीन युग से ही लिया जा सकता है। यानी कोई भी चीज़ की उत्पत्ति कहते तुरंत नहीं होती है, काफ़ी लंबे समय से वो चल रही होती है, सिर्फ हम समझ नहीं पाती हैं। भारत में संपूर्णतः प्राचीन काल में अशोक और समुद्रगुप्त द्वारा तथा मध्य युग में अकबर से लेकर औरंगजेब तक के द्वारा शासन किया गया। लेकिन राष्ट्रीय असीमता और राष्ट्रीय जागरण केवल 19वीं शताब्दी में ही प्रकट हुआ। यह उदय उपनिवेशिक विरोधी आंदोलन से गहरे रूप से जुड़ा था, जो आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हो। यानी पिछला जो हमने किया था उस पाठ में हमने इसी के बारे में चर्चा किया था। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तत्वों के लोगों को राष्ट्रीय पहचान की परिभाषित करने और उसे प्राप्त करने में प्रेरणा दी। लोगों को उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष क्रम में अपनी एकता को खोजना आरंभ कर दिया। देखिए, भारत कहते ये अंग्रेजों के कारण गुलाम नहीं बने। आपको पता है कि अकबर के जो वंशज थे वो भी दूसरे देश से भारत में आए थे, उन्होंने यहाँ पर कई सालों तक राज्य किया। उसी प्रकार अंग्रेज भी आए। तो कहते हैं भारत में किसी एक राजा का शासन नहीं था, समय समय पर राजा बदले, लेकिन इस तरह का विरोध कभी देखने को नहीं मिला। कहते ऐसे जन विरोध कभी देखने को नहीं मिला जो है 1857 क्रांति में दिखी और जो 1947 में दिखी। उपनिवेशिक शासन के अधीन सत्ताएं जाने के भाव ने एक सामूहिक बंधन प्रदान किया, जिसमें विभिन्न समूह के लोग एक साथ आए। कहते हैं जब तक सामूहिक एकता नहीं होगी, कोई देश, कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। और उनको अनुभव भिन्न थे और उनके राष्ट्र की आज़ादी हमेशा एक जैसी नहीं थी। साथ ही कई अन्य कारणों से भी राष्ट्रवाद के उद्भव और विकास में योगदान दिया। कई क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार का एक कानून राजनीतिक और प्रशासनिक एकता की ओर ले गया और इसने नागरिकता और भारत के लिए एक राष्ट्र की अवधारणा की बल प्रदान किया। आपने प्रसिद्ध विद्रोह आंदोलन पढ़ा था, वो याद भी होगा आपको। क्या आपको वो तरीका याद है जिसके किसान और आदिवासियों ने विद्रोह किया था, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे, किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन। कहते हैं इनकी आवश्यकताओं को जब छीना गया, जब साहूकारों के द्वारा शोषण किया गया, तो आदिवासी ने भी आंदोलन किया और किसानों ने भी आंदोलन किया, और ये आंदोलन भी उनको सोचने पे मजबूर कर दिया। जब उनकी ज़मीन और जीविका का अधिकार छीन लिया गया था, तो इस प्रकार अंग्रेज द्वारा आर्थिक शोषण ने अन्य लोगों को भी एक होने एवं उनके जीवन में संसाधन के भी सरकार के नियंत्रण के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने के लिए उकसाया। आपको पता है, जब हम पे आती है, जब हमारा शोषण होता है, जब हमारे साथ दुराचार होता है, तो हम भी जाग जाते हैं और जागना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं जागिएगा तो दूसरा व्यक्ति आपका शोषण करेगा। जैसे आज के अगर टाइम में देखा जाए तो कहते हैं लोग आपको अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह के लालचे का प्रावधान करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग उस लालच से बच नहीं सकते और अपने पैर पर स्वयं ही जो है कुल्हाड़ी मार लेते हो और बाद में वो मुसीबत का सबब बन जाता है। दोस्तों, पढ़े लिखे होने का अर्थ ये होता है कि आप समझदार बनिए, दूसरे की जो है चापलूसी को भापिए और दूसरी की जो है अक्लमंदी की बातों को समझिए, क्योंकि आप उससे अधिक तेज हो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। क्योंकि पढ़ा हुआ लिखा हुआ व्यक्ति सदैव जो है बातों को कसौटी पे रख के
आगे बढ़ता है। 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने में अपनी भूमिका निभाई। आपने स्वामी विवेकानंद, एसनी बेसेंट, हेनरी डेरोजो एवं अन्य कई के बारे में जो पिछले चैप्टर में पढ़ा और जाना भी होगा। उन्होंने प्राचीन भारत के गौरव को फिर से जगाया और लोगों में उनके धर्म और संस्कृति विश्वास पैदा किया, और इस प्रकार उन्होंने उनकी मातृभूमि से प्रेम का संदेश दिया। राष्ट्रवाद के वैदिक और आध्यात्मिक पक्ष को बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वामी दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष सरीखों लोगों द्वारा स्वर दिया गया। कहते हैं ये लोग वो लोग थे जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए महत्वपूर्ण अपना पहचान बना गए। बंकिम का मातृभूमि के लिए श्लोक दिया गया था, वंदे मातरम। कहते वंदे मातरम राष्ट्रवाद जो है देशभक्तों और वैचारिक स्वर बन गए। यानी आपको पता है उस समय हर एक क्रांतिकारी वंदे मातरम बोल के अपने आप को जो है प्रोत्साहित करता था, अपने आप को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में ताकत महसूस करता था, और इसने आने वाली पीढ़ियों को सबसे बड़ा आत्म बलिदान के लिए प्रेरित भी किया। यानी वंदे मातरम वो शब्द था जो आत्म बलिदान के लिए प्रेरित किया, और ये इतना मजबूत स्वर था कि अंग्रेजों के इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। यानी वंदे मातरम बोलने पे अंग्रेजों को जो है प्रतिबंध लगाना पड़ा। वंदे मातरम इतनी पावरफुल शब्द थी। उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का लोगों का संदेश था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, क्योंकि आपका उद्देश्य ही आपका लक्ष्य है। जब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुंचिएगा जीवन का सार्थकता सिद्ध नहीं होगा। अब आप सोचिएगा कि इस समय, अभी के समय हम आज़ाद हैं तो हमारा लक्ष्य क्या हो सकता है। दोस्तों, आपका लक्ष्य है एजुकेशन, आपका लक्ष्य है पढ़ाई, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आप वीडियो भी देख रहे हो। तो कहते हैं वो लक्ष्य है आपकी। अगर अपने लक्ष्य को हासिल आप नहीं करोगे तो जीवन में कभी भी कामयाबी आपके आसपास नहीं भटकेगा। इसलिए मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, उठिए, जागिए और तब तक मेहनत करते रहिए जब तक आपका पेपर ना हो जाए और आपका परिणाम आपके हाथों में ना हो, और परिणाम वो परिणाम जो आपको खुशी देता हो। इसलिए मेहनत अभी से करना शुरू कर दीजिए। देखा जाए सभी महापुरुषों ने सभी जनमानस से जो है आग्रह किया और उनसे जो है प्रार्थना की कि इस तरह जो है आप देश को आज़ाद करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हो, और सभी लोग ताकत के रूप में काम किए, और जिसके कारण 1857 की क्रांति के जो बीज बोई गई थी 1857 क्रांति में, वो जो है 1947 में सफल हुई। और देखा जाए सिर्फ इन्हीं की ही महत्वता नहीं थी, और भी बहुत चीज़ों का जो है अपना अपना महत्व था। देखा जाए तो प्रिंट प्रेस की स्थापना के बारे में आपको याद ही है, और इसे उदारता, समानता और भातृत्व जैसे विचारों के जो है विस्तृत जो है संचार में मदद की, और इस सभी तत्वों के भारत के लोगों में राष्ट्रवाद का प्रसार में मदद भी की, क्योंकि हम प्रेस की भूमिका को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और कहते हैं प्रेस के साथ मुंशी प्रेमचंद के जो आत्मकथाएं, लेख हैं, वो ऐसी चीज़ें थी जो लोगों में आत्मसम्मान और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विरोध करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध हुए। क्योंकि कहते हैं भारत का आज़ाद करने में सिर्फ एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान नहीं माना जा सकता। कहते हैं हर एक व्यक्ति का इसमें महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि एक व्यक्ति से कुछ नहीं होने वाला था। आपने 1857 क्रांति में देखा था कि कुछ ही क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ, कुछ ही लोगों ने विरोध को अंजाम दिया, तभी सफल नहीं हुआ। इसलिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें किसी एक व्यक्ति का महत्वता को हम नहीं ले सकते। उसमें हर एक जनमानस था, हर एक व्यक्ति था, चाहे वो लेखक हो, चाहे राइटर हो, चाहे फिल्मकार हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे आम व्यक्ति हो, सभी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन कारणों से उनको जो है और उनके मेहनत ने रंग लाके भारत को आज़ाद कर दिया। और आज हम आज़ादी के जो कहते हैं कितने साल मना रहे हैं, शायद आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि प्रेस ने इसमें बहुत काफ़ी जो है
अपना रोल अदा किया। क्योंकि आपको याद होगा, कोई फिल्म भी देखे होंगे, तो उस समय कोई भी पर्ची होती थी छपवा के अपने विचारों को वो लोगों के दरवाज़ों के नीचे से रखा जाता था और लोग उसको पढ़ते थे, समझते थे और अपने देश के प्रति जो है उनकी भावना स्ट्रांग होती थी। कहते हैं इस समय के आसपास कई संगठन स्थापित हो रहे थे, कहते हैं जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। इसमें से ज़्यादातर संगठन क्षेत्रीय स्वरूप के थे, यानी क्षेत्रीय का अर्थ होता है कि गांव के क्षेत्र यानी क्षेत्रीय थे, नेशनल नहीं थे, क्षेत्रीय थे, यानी एक अपने ही क्षेत्र में संगठित थे। इसमें से कुछ संगठित काफ़ी सक्रिय थे, जैसे बंगाल इंडियन एसोसिएशन, बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पुणे पब्लिक मीटिंग आदि। इधर भी यह अनुभव किया गया कि यदि ये सभी क्षेत्रीय संगठन सम्मिलित रूप से कार्य करेगा तो भारतीय जन समुदाय के ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने में बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि इससे एकजुटता को प्रदर्शित होगा। और इसलिए वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ। और इसके बारे में हम अगला टॉपिक रहेगा, जिसके बारे में 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, कि किसने किया, क्यों किया, इसका कारण क्या था और इसका महत्व क्या था, हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आपको बना रहना पड़ेगा तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और आपको वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, तो आपको भी जो है तिरपान स्टडी सेंटर को मदद करना है। और मदद करने के लिए कुछ नहीं करना है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए सिंपल सा तरीका है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है वीडियो की भरमार है लेकिन समझ की कमी है। कहते हैं जो जहां आपको समझ में आता है आप वहां जाइए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही रहिए, कहते हैं जो समझ जहां से आपको ज्ञान मिले, लेकिन सच्चा ज्ञान हो, उसको जो है ग्रहण कीजिए और देश के विकास में मदद कीजिए। और आपको मैं बता दूं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको जो है प्लेलिस्ट मिलेगा तिरपान स्टडी सेंटर का, जहां पर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, आपके एजुकेशन में मदद कर सकते हैं और आपको जो है आगे बढ़ाने में ये काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं।